श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या वीर सावरकर ने वाकई में अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। देखिए, आज़ादी की लड़ाई के बाद के सबसे बदकिस्मत सेनानी रहे हैं वीर विनायक दामोदर सावरकर। बरसों तक उनके योगदान को इतिहास की किताबों और नई पीढ़ी की नज़रों से छिपा कर रखा गया, लेकिन समय का फेर कुछ ऐसा रहा कि जवाहरलाल नेहरू और उनके इतिहासकार तमाम कोशिशों के बावजूद वीर सावरकर की जीवन गाथा को जनता की नज़रों से छिपा नहीं पाए। वीर सावरकर की जीवनी और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के किस्से तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है उस प्रोपेगेंडा का जवाब देना जो कुछ इतिहासकारों ने एक साजिश के तहत फैलाया। जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने जमकर ये प्रचार किया कि सावरकर ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए और माफ़ी मांग ली थी, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आज हम आपको उसी बारे में आपको पूरे तथ्य बताएंगे। वो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर के तमाम बड़े लीडर की तरह वीर सावरकर ने भी इंग्लैंड में बैरिस्टर का इम्तिहान पास किया था, लेकिन वहां के नियमों के मुताबिक बैरिस्टर बनने के लिए एक शपथ लेनी होती थी, जिसके तहत लिखना होता था कि मैं हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वफादार रहूंगा। वीर सावरकर ने जब इस शपथ की लाइन पढ़ी तो उन्हें इस पर दस्तखत से मना कर दिया। इसी कारण उन्हें कभी बैरिस्टर की डिग्री नहीं मिली। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू भी इंग्लैंड से ही डिग्रीधारी बैरिस्टर थे। मतलब ये हुआ कि उन्होंने डिग्री के लिए शपथ ली थी और वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हमेशा वफादार रहेंगे। गांधी जी पर और नेहरू जी पर अंग्रेज हमेशा नरम रहे। ये सवाल अक्सर उठता है कि आखिर क्या बात थी कि गांधी और नेहरू को लेकर अंग्रेजों का रवैया हमेशा बेहद नरम रहा। इस लड़ाई में लाखों लोग शामिल थे, लेकिन गांधी और नेहरू जब भी जेल गए उनको बाकायदा अच्छा नाश्ता और खाना, अखबार और यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने की इजाज़त दी जाती थी। जेलों में उनके दिनचर्या के दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। इसके उलट वीर सावरकर को अंडमान के जेल में, जिसे काला पानी कहा जाता, वहाँ भेज दिया गया था। उन्हें दो दो आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। जेल में दिन भर उन्हें कोल्हू में बैल की जगह जुटकर तेल पेरना, पत्थर की चक्की चलाना, बांस कूटना, नारियल के छिलके उतारना, रस्सी बुनना और कोड़ों की मार सहने की सज़ा मिलती थी। इसके अलावा उनके बैरक में उन्हें हाथ पैर जो हैं वो बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। तो ये उनके साथ बर्ताव किया जाता था वहाँ पर। तो ये हमारे एक ऐसे देशभक्त थे जो इतने मुश्किलों के बावजूद वहाँ पे रहे, पर किताब के पन्नों से गायब रहे। आज़ादी की लड़ाई से जुड़े दस्तावेजों में साफ है कि सावरकर की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज परेशान थे। इसी चलते उन्हें काला पानी भेज दिया गया, जहाँ उन्हें भयानक यातनाएं दी गई। अंग्रेज और उस वक्त के जो तमाम बड़े नेता थे वो भी यही चाहते थे कि वीर सावरकर की मृत्यु उधर ही हो जाए। भयानक शारीरिक मानसिक यातनाओं और जानवरों की तरह बेड़ी में जकड़ कर रखे जाने के कारण वीर सावरकर को कई बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया था। इसी दौरान काला पानी जेल के डॉक्टर ने 1913 में ब्रिटिश हुकूमत की रिपोर्ट भेजी कि वीर सावरकर की सेहत बहुत खराब है और थोड़े दिन के ही मेहमान है। इस रिपोर्ट पर जनता में भारी गुस्सा भड़क उठा। दबाव में आकर गवर्नर जनरल ने रेजिनाल्ड क्रेडॉक को अपना प्रतिनिधि बनाकर पोर्ट ब्लेयर भेजा। उन्हें डर था कि अगर वीर सावरकर को कुछ हुआ तो इससे अंग्रेजी राज की बदनामी होगी और आज़ादी की लड़ाई इतनी तेज हो जाएगी कि उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीर सावरकर भी इस तरह से जेल में तिल तिल कर मरने के बजाय आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। लिहाजा अंग्रेजों और वीर सावरकर के बीच का फॉर्मूला निकाला। इसके तहत एक करार पत्र तैयार किया गया, जिसमें लिखा गया था कि मैं, मतलब सावरकर जी, आगे चलकर पुनः अवधि न तो राजनीति में भाग लूंगा और न ही राज्य क्रांति में। यदि पुनः मुझ पर राजद्रोह का आरोप साबित हुआ तो आजीवन कारावास भुगतने को तैयार हूं। तो ऐसे ही कारनामे पर दस्तखत करवाकर वीर सावरकर ने उस वक्त
अपने जैसे कई और कैदियों को काले पानी से आज़ादी दिलवाई थी। उनके नाम और दस्तावेज भी अंडमान के सेलुलर जेल में उपलब्ध हैं। अंग्रेजों के चंगुल से निकलने के लिए ऐसा ही एक पत्र शहीद अशफाकुल्ला खान ने भी लिखा था, मगर अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें फांसी दे दी। तो क्या अशफाक को भी अंग्रेजों का वफादार देश का गद्दार मान लिया जाए? नहीं ना। उस वक्त के जो नेता थे और वामपंथी थे, इसी दस्तावेज को माफीनामा कहते हैं, जबकि ये माफीनामा नहीं बल्कि एक तरह का सुलहनामा था। छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाले वीर सावरकर के लिए यह सुलहनामा जो था उन्हीं के आदर्शों के मुताबिक था। अंग्रेजों को सावरकर पर भरोसा नहीं था। इस सुलहनामे के बावजूद अंग्रेजों को वीर सावरकर पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। उनकी रिहाई आने वाली मुसीबत से बचने के लिए जरूरी था, लेकिन अंग्रेज मानकर चल रहे थे कि वो फिर से लड़ाई तेज करेंगे। गवर्नर के प्रतिनिधि रेजिनॉल्ड क्रेडोक ने सावरकर के सुलहनामे पर अपनी गोपनीय टिप्पणी में लिखा कि शख्स को अपने किए पर जरा भी पछतावा या खेद नहीं है और वो अपने हृदय परिवर्तन का ढोंग कर रहा है। सावरकर सबसे खतरनाक कैदी है। भारत और यूरोप के क्रांतिकारी उसके नाम की कस्में खाते हैं, और अगर उसे भारत भेज दिया गया तो पक्के तौर पर भारतीय जेल तोड़कर उसे छुड़ा लेंगे। इस रिपोर्ट के बाद कुछ अन्य कैदियों को तो रिहा किया गया, मगर डर के मारे अंग्रेजों ने वीर सावरकर को जेल में ही रखा। इसी दौरान उनका इलाज शुरू हो गया। करीब 11 साल काला पानी से पानी के बाद बिताने के बाद 1921 में वीर सावरकर रिहा हुए। ये वो वक्त था जब आज़ादी की लड़ाई को नेहरू और गांधी की चौकड़ी ने पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। वीर सावरकर इस दौरान लगातार सक्रिय रहे। रिहाई के बाद भी सक्रिय रहे। 1921 में घर लौटने के बाद उन्हें फिर से 3 साल जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर काफी कुछ लिखा। यहां से छूटने के बाद भी वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर सक्रिय रहे। 1925 में वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर एड गेवार के संपर्क में आए। 1931 में उन्होंने मुंबई, मतलब तब मुंबई हुआ करता था, बम्बई में पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जो हिंदुओं में छुआछूत की बुराई को खत्म करने की नीयत से था। इसके बाद उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी में हुए अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। उनका कहना था कि भारत की एकता के लिए हिंदुओं की एकता जरूरी है और इसके लिए जाति पाति और छुआछूत का खात्मा जरूरी है। 1937 में वो अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 22 जून 1941 को वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात बेहद खास मानी जाती है। ये वो वक्त था जब उनके लिखे साहित्य पर प्रतिबंध था। उनके कहीं भी आने जाने पर अंग्रेजी सरकार का कड़ा पहरा रहता था। वो भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। यही कारण है कि कांग्रेसी सरकार ने उनका नाम महात्मा गांधी की हत्या में भी लपेटने की कोशिश की थी। उनके कहीं भी आने जाने और लोगों से मिलने जुलने पर पाबंदियां आज़ादी के बाद भी बनी रही। हालांकि इस दौरान उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डिलिक्ट की मानद उपाधि दी। 1966 में उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। इसके बाद उन्हें मृत्यु पर्यंत उपवास का निर्णय लिया और अपनी इच्छा से 26 फरवरी 1966 को बम्बई में प्राणों का त्याग कर दिया। वीर सावरकर के निधन के बाद उनके खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान शुरू हो गया। जो इतिहासकार थे, पॉलिटिकल पार्टीज के इतिहासकार थे, उन्हें सुलहनामे के आधार पर कहना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों को माफी की चिट्ठी लिखा करते थे, जबकि सच्चाई इसके उलट थी। इसी दुष्प्रचार का नतीजा है कि आज भी कई लोग इस झूठ पर यकीन भी करने लगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और यदि आपको कुछ पूछना या जानना हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, और हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम जो आपको कह रहे हैं या बता रहे हैं ये दूसरों लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। हमारे देश के जो बड़े लोग हैं या कुछ टोटके वगैरह हैं वो दूसरे तक पहुँचे तो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।